Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on subordinate codes. Dear students, आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है सबऑर्डिनेट कोड्स के ऊपर, जिसमें हम आज आपके साथ 10 इम्पॉर्टेंट PYQs फिर से डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने हर एक क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है ताकि लास्ट में आपको पता चले आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, अगर आप हमारे सेशंस के PDF चाहते हो सो आपने ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत एग्ज़ाम एकेडमी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके हमारी ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करोगे। यहाँ पर आपको PDFs के साथ साथ डेली अपडेट्स भी मिलते हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलो अब हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड ये है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमने वही चूज करना है एज आवर आंसर। स्टेटमेंट नंबर 1, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या ये सही है? यस सर, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। चलो लेट वी ट्राई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है सो मेरा आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 पर आते हैं तो यहाँ पर 1 ओनली है, सो अभी हम ऑप्शन नंबर 1 को डिसाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी पर 2 ओनली है तो इसको हम अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी को भी हम अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर वही होगा जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 होना चाहिए। सो इस तरह से हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से दो ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट किया। लेट अस रीड द स्टेटमेंट नंबर 2। ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज। हमसे कहा गया है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को नहीं बनाया जा सकता है हाई कोर्ट का जज। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पर आपने ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ द परमानेंट चीफ जस्टिस। एंड नेक्स्ट हमने देखा जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है ये नहीं बन सकता है हाई कोर्ट का परमानेंट जज। लेकिन यहाँ पर आप ये पॉइंट ज़रूर याद रखोगे, इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के केस में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट जज। ये आप ज़रूर याद रखोगे, ये आपके लिए केच बन सकता है अगर आप इसे याद नहीं रखोगे। सो याद रखना है आपको, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, बट इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ परमानेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सबऑर्डिनेट जज कोर्ट? सो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया जब मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ाए। सो यहाँ पर हमने वो स्टेटमेंट चूज करना है जो सही होगा रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट। स्टेटमेंट नंबर ए है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 233। दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया जो हमारा सबऑर्डिनेट जज होता है इसे अपॉइंट करता है गवर्नर बट अंडर आर्टिकल 234। ये मैंने आपको अच्छे से बार बार समझाया था जब मैंने आपको कंप्रहेंसिव लेक्चर दिया ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी को देखते हैं। ही कैन डिसाइड केसेस ऑफ क्रिमिनल नेचर ओनली विथ मैक्सिमम जेल टर्म 7 years। ये भी टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो हमारा सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होता है ये डिसाइड कर सकता है केसेस ओनली इन सिविल नेचर, यानी ये सिविल केसेस को डिसाइड कर सकता है न कि क्रिमिनल केसेस। एंड क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करता है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पर होना चाहिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है ऑन अ सिविल साइड, ये डिसाइड कर सकता है वो केसेस ओनली जो सिविल इन नेचर होते हैं।
ये आपने याद रखना है। सो स्टेटमेंट नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर सी को देखते हैं। ही इज द लोवेस्ट लेवल जुडिशियल अथॉरिटी इन क्रिमिनल साइड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, जो हमारा सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है ये होता है सिविल साइड, बट बिलो द जुडिशियल कोर्ट, बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होता है सेकंड टायर का कोर्ट होता है। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सेकंड टायर का कोर्ट। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट्स होते हैं उनमें सिविल साइड के कोर्ट्स होते हैं एंड क्रिमिनल साइड के कोर्ट्स होते हैं। यानी वो कोर्ट्स जो क्रिमिनल केसेस डिसाइड करते हैं एंड वो कोर्ट्स जो सिविल केसेस डिसाइड करते हैं। एंड सिविल साइड में डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होता है सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। सबऑर्डिनेट जज कोर्ट के नीचे होता है हमारा मुंसिफ कोर्ट। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूजन है तो वो हमारा वो वीडियो ज़रूर देखेगा जिसमें मैंने आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ाए। प्ले लिस्ट में जाओगे आपको वहाँ पर हर एक वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट, क्रिमिनल साइड में हमारा टॉप मोस्ट कोर्ट होता है सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट के नीचे आते हैं तो हमें मिलता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट के बाद जो लोवेस्ट लेवल का कोर्ट होता है इन क्रिमिनल साइड, उसे हम नाम देते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। सो ये आपने अच्छे से याद रखना है। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया था, जो लोवेस्ट कोर्ट होता है सिविल साइड का उसे क्या नाम दिया जाता है? मुंसिफ कोर्ट। एंड क्रिमिनल साइड का लोवेस्ट कोर्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। आई होप कि ये कैटेगराइजेशन आप अच्छे से याद रखोगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी 3 टायर के कोर्ट्स हमें मिलते हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल साइड, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट इन सिविल साइड एंड मुंसिफ कोर्ट इन सिविल साइड। एंड क्रिमिनल साइड में सेशंस कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। सो ये आप अच्छे से याद रखोगे। चलो अब हम आते हैं हमारे ऑप्शन के ऊपर। जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है, ए रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कांट बी। हमसे पूछा गया है कि जो हमारा जज होता है हाई कोर्ट का, जब वो रिटायर होता है तो वो क्या नहीं हो सकता। हमसे पूछा गया है ही कैन नॉट प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि जो हमारा रिटायर्ड जज होता है ही कैन प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, ही कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट इन इंडिया। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि जो हमारा रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होता है वो प्रैक्टिस कर सकता है इन एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, बट एक्सेप्ट दैट हाई कोर्ट इन विच ही वाज सर्विंग एज अ परमानेंट जज। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ही कैन नॉट प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वायर ही रिटायर्स। वो उस हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकता जहां से वो रिटायर होता है। दिस इज राइट स्टेटमेंट, ये हमारा सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने याद रखना है जो हमारा रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है, वो एनी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, बट एक्सेप्ट दैट हाई कोर्ट इन विच ही वाज सर्विंग एज अ परमानेंट जज। यहाँ पर हमसे दिया गया ही कैन नॉट प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वायर ही रिटायर्स। दिस इज ट्रू, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा रिटायर्ड हाई कोर्ट जज उस हाई कोर्ट में फिर से प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहाँ पर वो एज अ परमानेंट हाई कोर्ट काम करता था पहले। ऑप्शन नंबर डी, प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन इंडिया, ये भी सही है। ये भी हमारा रॉन्ग ही है, क्योंकि जो हमारा रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है वो हर एक हाई कोर्ट में काम कर सकता है, बट एक्सेप्ट दैट हाई कोर्ट इन विच ही वाज वर्किंग एज अ परमानेंट जज। सो ये आपने याद रखना है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विद रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग लोक अदालत? लोक अदालत हैव द जुरिस्डिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट द प्री लिटिगेशन स्टेज, यहाँ तक ये सही है, एंड नॉट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। दिस इज रॉन्ग। याद रखो कि आप लोक अदालत के पास जुरिस्डिक्शन होती है टू सॉल्व द मैटर्स विच आर एट द प्री लिटिगेशन स्टेज, एंड लोक अदालत कैन आल्सो सॉल्व दोज मैटर्स विच आर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। ये आपने याद रखना है। सो हमारा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट इस वजह से है क्योंकि हमारे लोक अदालत के पास जुरिस्डिक्शन है टू सॉल्व आल्सो दोज मैटर्स विच आर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। यहाँ पर नॉट की वजह से ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे लोक अदालत के पास जुरिस्डिक्शन होती है टू सॉल्व सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। ये आप याद रखोगे।
सो हमारा स्टेटमेंट नंबर बी दिया गया था कि लोक अदालत कैन ओनली डील विद सिविल केसेस एंड नॉट इन क्रिमिनल केसेस, इसलिए ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे लोक अदालत के पास जुरिडिक्शन होती है टू सॉल्व बोथ सिविल एज क्रिमिनल मैटर्स। नेक्स्ट, एवरी लोक अदालत consists of either serving or retired judicial officers only and not any other persons. This is also wrong. देखो हमारे लोक अदालत में हमारे सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर्स के साथ साथ लॉ एक्सपर्ट्स भी काम करते हैं। सो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि लोक अदालत में सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर्स के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर लॉ एक्सपर्ट्स भी होते हैं। So our right answer is option number D. None of the above given statement is correct. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who appoints the judicial officers of the subordinate judiciary other than the district judge? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर कौन अपॉइंट करता है जुडिशियल ऑफिसर्स को इन सबऑर्डिनेट जुडिशरी। ऑप्शन नंबर ए पर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका कोई काम नहीं होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका काम होता है लेकिन अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय हिम इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सो आप याद रखोगे डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में उनको अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन गवर्नर कंसल्ट करता है हमारे कंसर्नड स्टेट हाई कोर्ट को एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। यह आपने याद रखना है। एंड ये बातें जो मैंने आपसे कही ये किस आर्टिकल में मेंशन की गई है, आर्टिकल 234। ये आर्टिकल भी आपने याद रखना है। एंड जब मैं आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ा रहा था मैंने ये आर्टिकल आपको स्टार मार्क करके दिया था कि ये आर्टिकल आप ज़रूर याद रखोगे। एंड अगर हमें डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना होता है तो इसे अपॉइंट करता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 233। ये आर्टिकल भी मैंने आपको स्टार मार्क करके दिया था। सो ये आर्टिकल भी आपको ज़रूर याद रखना है। अगर पूछा जाए विच आर्टिकल डील्स विद डिस्ट्रिक्ट जज तो आर्टिकल 233 डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर अदर जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बातें लिखी गई हैं अंडर आर्टिकल 234, ये आप याद रखोगे। एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आप मुझे बताओगे कहाँ से कहाँ तक हमारे आर्टिकल्स डील करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के साथ, ये आप मुझे बताओगे क्योंकि ये भी पूछा गया है इन अ प्रीवियस ईयर पेपर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो हमारी नालसा है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड हमने वो स्टेटमेंट पिक आउट करना है जो करेक्ट होगा। यहाँ पर ये हमारा कीवर्ड है। स्टेटमेंट नंबर 1, its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. This is true. आपने नालसा के बारे में पढ़ा होगा। इसका मेन पर्पज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालसा इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड सर्विस टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑन इक्वल बेसिस। अगर हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है तो हमारा आंसर वही स्टेटमेंट होगा, वही ऑप्शन होगा जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 इंक्लूडेड हो। चलो हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी होती है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियो में भी कि हाउ वी कैन एम्प्लाई ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपसे कहा स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट एंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर हमें 2 ओनली दिया गया था, तो इसलिए हम इसे कट कर सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी को भी हम अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है नीदर 1 नॉर 2। सो ये हमारा एलिमिनेट होगा। इस तरह से हमने विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड वी आर एबल टू रिजेक्ट 2 स्टेटमेंट्स हियर। हमने 2 स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट किए। चलो आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर। इट इश्यूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री। दिस इज ऑल्सो ट्रू रिगार्डिंग नालसा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बोथ 1 and 2। देखो नालसा के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो नालसा की रिगार्डिंग में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। सो बी अटेंटिव हियर। देखो आपने ये याद रखना है कि नालसा को एस्टेब्लिश किया गया है अंडर नालसा एक्ट। नालसा एक्ट जो आया था 1987 में। सो याद रखोगे नालसा को एस्टेब्लिश किया गया है अंडर नालसा एक्ट 1987।
एंड आपसे पूछा जाएगा बताइए किस डेट पर किस ईयर में नालसा को एस्टेब्लिश किया गया। सो नालसा को एस्टेब्लिश किया गया है 9 नवंबर 1995। ये डेट आपसे पूछी जाएगी, याद रखोगे। देखो नालसा एक्ट आया था 1987 में, जिसमें ये प्रोविजन दिया गया था कि हमने एक लीगल सर्विस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना है जिसका नाम होगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। एंड फिर आगे जाकर 9 नवंबर 1995 को ये अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई। एंड नालसा का पर्पज़ क्या है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू वीकर सेक्शंस ऑन इक्वल बेसिस। ये आप याद रखोगे। एंड आपको ये भी याद रखना है, मे भी आपसे पूछा जाएगा बताए नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब सेलिब्रेट होता है। तो 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं इन आवर कंट्री, क्योंकि 9 नवंबर को एस्टेब्लिश की गई थी नालसा। ये आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। एंड यहाँ पर आप याद रखोगे जो हमारा नालसा एक्ट है ये प्रोवाइड करता है टू एस्टेब्लिश नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो हमने की एस्टेब्लिश। इसके अलावा अब नालसा की ड्यूटीज़ क्या है? जो हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है इसकी ड्यूटीज़ है कि ये लीगल अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करते हैं, लीगल अवेयरनेस। नेक्स्ट आपको ये याद रखना, यही नालसा ऑर्गेनाइज करती है लोक अदालत को भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखो, कल को पूछा जाएगा। लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करने वाली अथॉरिटी है नालसा, ये आप याद रखोगे। एंड जो हमारी नालसा है ये विक्टिम्स ऑफ क्राइम को क्या देती है? कंपनसेशन। विक्टिम्स ऑफ क्राइम को ये कंपनसेशन देती है। विक्टिम्स ऑफ क्राइम विद कंपनसेशन, उन्हें ये कंपनसेशन देती है यानी मुआवजा देती है। ये आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, में भी आपसे पूछा जाएगा कौन है एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग फ्री लीगल एड अंडर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। कौन है एलिजिबल, ये पूछा जाएगा आपसे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताए विच हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर नालसा एक्ट। सो पहले आपने याद रखना हु इज एलिजिबल। पहले जो भी कोई डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन एलिजिबल है फॉर फ्री लीगल एड अंडर नालसा। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट आपको ये याद रखना जो SC एंड ST कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो भी एलिजिबल है फ्री लीगल एड अंडर नालसा। देखो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू पेन डाउन दीज पॉइंट्स एंड ट्राई टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। एंड नालसा के अंडर एलिजिबल है फॉर फ्री लीगल एड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स होते हैं वो भी क्या है? एलिजिबल है अंडर फ्री लीगल एड अंडर नालसा। सो इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नेक्स्ट कौन है? जो है विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स के विक्टिम्स, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये देखो जो मैं लिखाऊंगा ना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आप ये अच्छे से याद रखोगे। यहाँ पर आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे बार बार रिपीट करोगे, इसे बार बार देखोगे ताकि आपको याद रहे हु इज़ एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर नालसा। पहले मैंने आपको कहा डिसेबल्ड पर्सन, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से लिखाया। एंड SC एंड ST कम्युनिटीज़ के लोग, इसके अलावा विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उनके विक्टिम्स को भी क्या मिलेगा? फ्री लीगल एड अंडर नालसा। नेक्स्ट जो हमारे बेगर्स होते हैं, बेगर्स भीख मांगने वाले, वो भी एलिजिबल है फ्री लीगल एड अंडर नालसा। इसके अलावा वुमेन एंड चिल्ड्रन ये भी एलिजिबल है, ये आपको याद रखना है। कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज़ एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड अंडर नालसा एक्ट। इसके अलावा हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं वो भी एलिजिबल है, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी किडनैप करना औरतों और बच्चों को। चलो ये आप याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और कौन एलिजिबल है? विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, जो लोग गरीब हैं, विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी जो लोग गरीब हैं। और कौन एलिजिबल है? पीपल विद एनुअल इनकम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, ये आपके लिए केच बन सकता है।
जिन लोगों के पास एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख है वो भी एलिजिबल है फ्री लीगल एड अंडर नालसा। सो आप ये सारे याद रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप जल्दी से लो। चलो अब देखो नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, पैट्रन इन चीफ ऑफ नालसा। पैट्रन इन चीफ ऑफ नालसा कौन होते हैं? ये होते हैं हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है। एंड आप मुझे बताओगे प्रेजेंट में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नालसा के होते हैं एक और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ये कौन होते हैं? ये हमेशा होते हैं सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आपको याद रखना है, कल को पूछा जाएगा हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। तो सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेजेंट में कौन है ये आपने याद रखना है, भूषण रामाकृष्णन, भूषण, यहां पर मैं कह रहा था एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। प्रेजेंट में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा वो है, यहां पर लिखूंगा मैं ऑफ नालसा, वो है प्रेजेंट में हमारे, वो होते हैं सेकंड सीनियर मोस्ट जज। ये आपने याद रखना, ये होते हैं हमेशा सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेजेंट में कौन है ये, भूषण, याद रखोगे आप, भूषण कृष्णन गवाई। ये है हमारे सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यही है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। चलो आते हैं हम अब अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है, बोथ 1 and 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हमने वो स्टेटमेंट चूज करना है जो करेक्ट होगा। हमेशा आपने यही देखना है कि हमने कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है, क्या इनकरेक्ट या करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी shall be appointed by the state government in consultation with the high court. This is true regarding ग्राम न्यायालय। अगर हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है, कैन वी एलिमिनेट एनी स्टेटमेंट, कैन वी एलिमिनेट एनी ऑप्शन, लेट वी सी। यहाँ पर पहले ऑप्शन दिया गया है 1 and 3 ओनली, 1 इंक्लूडेड है, इसको डिसाइड नहीं कर सकते। 1 and 2 ओनली, 1 इंक्लूडेड है, इसको डिसाइड नहीं कर सकते। 3 ओनली को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 स्टेटमेंट इंक्लूडेड नहीं है। चलो आते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2 पर। यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट किया। स्टेटमेंट 2, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमारा 1 and 3 एलिमिनेट हो सकता है क्योंकि इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है एंड 1 and 2 इसको हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने तीसरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा एंड ऑल ऑफ दीज को भी हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। स्टेटमेंट नंबर 3, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट्स एज मीडिएटर्स और कंसिलेटर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह से आपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से अपने क्वेश्चन को आसान एंड ईजी बनाना होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पर ये ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। हमसे पूछा गया है कहाँ पर सबसे पहले हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया है, फिर उसके बाद कहाँ पर, फिर कहाँ पर। इस तरह से हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। यहाँ पर आपको याद रखना है दिल्ली में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में। इसी तरह से गुवाहाटी में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में। मणिपुर में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था 2013 में एंड झारखंड में एस्टैब्लिश हाई कोर्ट हुआ था इन 2000। अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है,
गुवाहाटी में, यानी पहले हमारा 2 होना चाहिए। चलो देखते हैं किस ऑप्शन में पहले 2 है। जिसमें नहीं होगा उसे कट करेंगे। यहाँ पर नहीं है तो कट, ऑप्शन नंबर डी पर भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी पर है 2, यहाँ पर ये हमारा हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पर कट करेंगे एंड ऑप्शन नंबर सी को कट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गुवाहाटी में सबसे पहले हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1948 एंड दिल्ली में 66 एंड यहाँ पर 2013 एंड यहाँ पर 2000। सो सेकंड नंबर पर पहले हमारा 2 आएगा यानी 2। नेक्स्ट हमारा आना चाहिए दिल्ली का ऑप्शन नंबर 1 यानी 2-1 हमारा होना चाहिए। तो 2-1 कहाँ पर है, वही हमारा आंसर। सो यहाँ पर 2-4 ये भी नहीं हो सकता, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2-1-4-3। ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। एंड ये आप याद रखोगे, आपने मेन हाई कोर्ट्स याद रखने कि कब एस्टेब्लिश किए गए। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऐसा क्वेश्चन मे बी कि किसी को आए, अक्सर ऐसा क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, तो मे बी कि आप याद रख सकते हो जो दिल्ली है वहाँ पर हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आपके लिए है। सो आप इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करोगे। हर एक स्टूडेंट आंसर करेगा कमेंट सेक्शन में एंड जिस बच्चे का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देते हैं, ताकि और बच्चों को पता चले हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर क्या है एंड आप पार्टिसिपेट किया करो। चलो ये है आपके लिए क्वेश्चन। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। ऑन विच ग्राउंड ए हाई कोर्ट जज कैन बी इम्पीच्ड। किस ग्राउंड के ऊपर हम हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रूवन मिसकंडक्ट, ऑप्शन नंबर बी इनकॉम्पिटेंस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करोगे। एंड मैंने आपको पहले ही कहा था, अभी भी कहता हूँ कि आप अगर हमारे PDF चाहते हो तो आप भारत एग्ज़ाम एकेडमी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म ज्वाइन करोगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। एंड आप जाने से पहले वीडियो को लाइक भी ज़रूर करोगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करोगे। एंड अगर किसी बच्चे ने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। चलो इसी नोट पर लेते हैं आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।